गुड मॉर्निंग। वेलकम टू घटना सूत्र। अब आज हम पढ़ेंगे 28 जुलाई 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आज के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज इंडियाज़ फर्स्ट पीपीपी एयरपोर्ट बिड्स ऑन अ फ्यूचर रेडी प्लान। तो इंडिया का जो पहला पीपीपी एयरपोर्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, उसकी बात हो रही है। तो विच इज़ दैट एयरपोर्ट? दैट इज कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट डेवलप्ड अंडर पीपीपी मॉडल। तो वो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन एनर्जी एक्सपेंशन कर रहा है with a focus on smart technology, sustainability and passenger experience enhancement. की हाइलाइट्स में देखते हैं कि जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एयरपोर्ट और ये वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात हो रही है, वो इनॉग्रेट होने वाला है अगस्त 2025 में एंड इट विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एट एनी एयरपोर्ट ग्लोबली। और कितनी कैपेसिटी का लगने वाला है? 1 मेगावाट कैपेसिटी, और उसकी वो रहेगी 220 kg पर डे वो प्रोड्यूस कर सकेगा। ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकेंगे उससे हम। फिर की फैक्ट्स की बात करते हैं तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक इंडियन महारत्ना पीएसयू है, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन है जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से। और ग्रीन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट यूजेज 100% रिन्यूएबल एनर्जी। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में देखते हैं, वो 2023 जनवरी में लॉन्च हुआ था और उसका टारगेट है 5 मिलियन टन्स पर एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 2030। कितना? 5 मिलियन टन्स पर एनम बाय 2030 और बैक्ड बाय अराउंड 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लेगेसी ऑफ चोला डायनेस्टी प्रोवाइड्स रोड मैप फॉर मॉडर्न इंडिया। इट इज़, ये कौन बोल रहा है? पीएम मोदी जी बोल रहे हैं। तो अगेन अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा था चोला डायनेस्टी के ऊपर, अगेन फिर से न्यूज़ आ गई चोला डायनेस्टी पे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू द चोला डायनेस्टी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजेंद्र चोला वन। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ी थी? राजेंद्र चोला वन, emphasizing their military, administrative and diplomatic legacy as a guiding vision for modern India. अब किसके स्टैचू को इंस्टॉल करने की बात हो रही है? राजा चोला वन एंड राजेंद्र चोला वन विल बी इंस्टॉल्ड इन तमिलनाडु एज सिंबल्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। अब देखो ये ना डायग्राम इसलिए बना हुआ है बिकॉज जब हम चोलास की बात करते हैं तो हमेशा वी विल स्टडी, ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसमें अपन को द्रविडियन आर्किटेक्चर पढ़ना है। तो आप सभी को पता होगा कि जब नॉर्थ इंडिया की बात होती है तो उसमें हम कौन सा बोलते हैं? नागर आर्किटेक्चर बोलते हैं। और साउथ इंडिया की बात होती है तो कौन सी होती है? द्रविडियन टेम्पल्स। ठीक है, और जो सेंट्रल इंडिया में होती है बीच में जो, वो कौन सी होती है? अलग से जो एक होती है वो वेसारा। ठीक है, जो हेलेबिडू वगैरह में है ना फेमस, दैट इज़ वेसारा। तो अभी मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। अभी अपन को इसमें देखना है ये वाला जो टेम्पल आर्किटेक्चर बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे ना सिर्फ एक मिस्टेक है, ये जो गोपुरम बना हुआ है ना, गोपुरम इसको नहीं बोलते। गोपुरम जो स्टार्टिंग में गेट बना होता है ना, गेट, उसको बोलते हैं अपन गोपुरम द्रविडियन आर्किटेक्चर में। ठीक है, गोपुरम कौन सा पढ़ेंगे हम? द्रविडियन। जब चोला की बात करते हैं तो द्रविडियन की बात आती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सबसे अंदर गर्भगृह होता है। फिर उसके बाद अपन को देखना है मंडप। मंडप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ जैसे क्या होता है जब अपन नॉर्थ इंडिया पढ़ते हैं तो शिखर अपन पूरे टॉप वाले पोर्शन को बोलते हैं, बट इसमें सिर्फ ये ऊपर जो सबसे ऊपर है उसको शिखर बोलते हैं, बाकी पोर्शन होता है विमान। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब आते हैं अपन, पीएम मोदी ने क्या हाईलाइट किया है? द चोला एम्पायर्स एडवांसमेंट इन नेवल पावर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। तो उसको हाईलाइट किया कि कैसे वो कितने एफिशिएंट थे। चोला रूलर्स बिल्ड स्ट्रैटेजिक रिलेशन विद श्रीलंका, मालदीव्स एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, फिर राजेंद्र चोला वन बिल्ट गंगाईकोंडा चोलापुरम, बृहदेश्वरा टेम्पल एंड चोला गंगम लेक। तो कौन कौन सा, ये ध्यान रखिएगा प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र चोला वन ने क्या क्या बिल्ड किया था? गंगाईकोंडा चोलापुरम, बृहदेश्वरा टेम्पल तो अपने आप में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, एंड चोला गंगम लेक बना था आफ्टर हिज विक्टोरियस गैंजेटिक एक्सपेडिशन। ठीक है, ही एम्फेसाइज्ड ऑन द कुडावोलोई सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कुडावोलोई सिस्टम विच वॉज एन अर्ली फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल डिप्लोमेसी। तो ये क्या था? इलेक्टोरल डिप्लोमेसी का एक पार्ट था जो लोकल रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता था। ठीक है, फिर बृहदेश्वर टेम्पल की बात करते हैं तो बृहदेश्वरा टेम्पल को अपन राजा राजेश्वरम भी बोलते हैं क्योंकि ये बनाया किसने था? राजा वन ने बनवाया था। ठीक है, मॉन्यूमेंटल 11th सेंचुरी शिवा टेम्पल है तंजावुर तमिलनाडु में, बिल्ट बाय चोला एम्परर राजा वन। ये ध्यान रखना। देखो इसका एक ट्रिक क्या है कि बृहदेश्वरा मतलब बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है तो राजा 2 बार आ रहा है ना, दैट इज राजा वन ने बनाया बृहदेश्वरा टेम्पल। और ये यूनेस्को लिस्टेड मॉन्यूमेंट्स में भी आता है। कौन से उसमें, कौन से सेगमेंट में? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में। ठीक है, फिर ये आप सभी को पता है कि द्रविडियन आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट मास्टरपीस है।
तो द्रविडियन टेम्पल डिज़ाइन इज अ स्टाइल ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय पिरामिडल टावर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे पिरामिडल टावर्स होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, आपने फोटो देखी होगी, पिरामिडल टावर्स होते हैं, ठीक है। इलेबोरेट गोपुरम्स, तो गोपुरम अभी मैंने बताया जो बाहर गेटवे होता है उसको अपन बोलते हैं गोपुरम। एंड रिचली स्कल्प्टेड स्टोन पिलर्स डेवलप प्राइमरीली अंडर द पल्लवास, चोलास एंड विजयनगर रूलर्स। तो इन तीनों रूलर्स ने द्रविडियन आर्किटेक्चर को काफ़ी प्रमोट किया था। फिर गंगाईकोंडा चोलापुरम वॉज द कैपिटल बिल्ट बाय राजेंद्र चोला वन आफ्टर हिज नदन कन्क्वेस्ट। तो राजेंद्र चोला वन ने बनाया था गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉक्सिक एलिमेंट्स दैट कुड कॉज कैंसर इन दिल्लीज डस्ट सॉइल स्टडी। तो एक स्टडी आई है जिसमें बोला है कि जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स दिल्ली के डस्ट में और सॉइल में प्रेजेंट हैं। तो ये स्टडी किसने की है, ICMR और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी। तो कौन कौन से एलिमेंट्स, एंटीमनी, लेड एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन द सॉइल एंड रोड साइड डस्ट ऑफ दिल्ली, जो कि कैंसर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड डायबिटीज़ कॉज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इन चिल्ड्रंस। तो एंटीमनी बहुत ज़्यादा हाई लेवल में मिला है और उसको पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक बोला गया है। फिर सीरियम, ये हाईएस्ट अमंग रेयर अर्थ एलिमेंट, ये भी मिला है। फिर डस्ट लिंक टू डिसीजेज लाइक डायबिटीज़ मेलिटस, जेस्टिनल डायबिटीज़ एंड न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम की फैक्ट्स में कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक ग्रुप ऑफ 17 केमिकली सिमिलर मेटल्स हैं, ये ध्यान रखना 17 होते हैं, इंक्लूडिंग 15 लैंथेनाइट्स प्लस स्कैंडियम एंड यूट्रियम, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे पूछे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 होते हैं टोटल। तो 15 होते हैं लैंथेनाइट सीरीज़ के और 16th स्कैंडियम एंड 17th गिट्रियम, जो क्रूशियल होते हैं हाईटेक एप्लीकेशंस के लिए, लाइक मैग्नेट्स, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम्स, ड्यू टू द यूनिक मैग्नेटिक एंड कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़। फिर हेवी मेटल्स आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स विच हैव हाई एटॉमिक वेट एंड डेंसिटी सच एज लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम एंड आर्सेनिक, known for their toxicity and potential to cause environmental and health hazards even at low concentration। तो हेवी मेटल किनको बोलते हैं, जिनका हाई एटॉमिक वेट एंड डेंसिटी होती है और यदि वो थोड़े से अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्योंकि दैट वाज इन्वॉल्व इन द रिसर्च एंड द स्टडी, तो वो बोल रहा है इंडिया की एपिक्स बॉडी है फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विजय शर्मा, क्योटो प्रोटोकॉल आर्किटेक्ट एंड इंडियाज एक्स चीफ क्लाइमेट नेगोशिएटर, डाइस। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी की डेथ हुई है विजय शर्मा जी की, जो क्योटो प्रोटोकॉल में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। तो वो 1974 बैच के IAS ऑफिसर थे और फॉर्मर एनवायरमेंट सेक्रेटरी थे, एंड बाद में फिर वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे इंडिया के। तो उनकी अभी डेथ हुई है 23 जुलाई 2025 को इन यूनाइटेड स्टेट्स एट द एज ऑफ 75। तो उन्होंने अभी अपन ने देखा कि अलग अलग डेजिग्नेशंस होल्ड की थी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी इन 2008, फिर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, पोस्ट रिटायरमेंट। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपको पता है ना 2010 में बना था NGT। अब क्योटो प्रोटोकॉल देखते हैं, क्योंकि हमने बोला ना कि ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट बिहाइंड द क्योटो प्रोटोकॉल। तो एक इंटरनेशनल ट्रिटी है, किसके अंदर है, UNFCCC के अंदर है, दैट लीगली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस पे बेस्ड है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है इज द हेड ऑफ द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो RTI एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करवाना। एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी हमने देखा था NGT भी, तो NGT क्या है, स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वो स्टैब्लिश हुआ था 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर। तो उसका काम क्या है कि एक्सपीडिएशन इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन नियर्स रियलिटी एज रेलवे सक्सेसफुली टेस्ट कोच। तो बोल रहा है कि इंडिया की जो फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन है वो नियर कंप्लीशन में आ गई, क्योंकि अभी टेस्ट ट्रायल्स हुए हैं। तो कौन सी है, फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनी है और ग्रीन मोबिलिटी एनहांस करेगी इंडियन रेलवेज की है। अब इसमें क्या है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड मल्टी यूनिट डेमो, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना अपन, मेमो डेमो, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब इसके दो कंपोनेंट है, कन्वर्जन ऑफ 1600 HP डीजल पावर कार्स इनटू हाइड्रोजन फ्यूल पावर ट्रैक्शन यूनिट। तो एक कन्वर्जन करना है डीजल का हाइड्रोजन में,
और सेकेंड हाइड्रोजन स्टोरेज एंड फ्यूलिंग कैपेसिटी एट जिंद हरियाणा। तो जिंद हरियाणा में हाइड्रोजन स्टोरेज और फ्यूलिंग कैपेसिटी फैसिलिटी बनेगी। अब हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इज़ अ क्लीन एनर्जी सोर्स दैट प्रोड्यूसेस ओनली, जब उसका अपन यूज़ करते तो वो सिर्फ क्या निकालता है बाय प्रोडक्ट में, ओनली वाटर वेपर अपॉन कंबशन, मेकिंग इट आइडियल फॉर जीरो एमिशन व्हीकल्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो एमिशन व्हीकल। इंडिया जॉइन्स अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज ट्रेलिंग हाइड्रोजन ट्रेन्स इंक्लूडिंग जर्मनी एंड साउथ कोरिया। तो अभी और कहाँ कहाँ चल रही है वर्ल्ड में, जर्मनी और साउथ कोरिया में हाइड्रोजन पावर ट्रेन चल रही है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, 27,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन 5 years अंडर बिहार न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी। तो बिहार की एक नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आई है, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी। अक्षय ऊर्जा नीति बोल रहे, क्या बोल रहे हैं उसको, इंपॉर्टेंट है, अक्षय ऊर्जा नीति। अक्षय इज बेसिकली रिन्यूएबल। तो उसमें टारगेट है 27,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। पर्टिकुलरली किस सेगमेंट पे फोकस है, सोलर एनर्जी एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स इन द लाइट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंजेस। ठीक है, टारगेट मैंने बता दिया। अब अपन आते हैं सीधे की फैक्ट्स में। द पॉलिसी सपोर्ट्स बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इन इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ अलाइंड विद इंडियाज नेशनल टारगेट्स ऑफ 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 और NAPCC के जो गोल्स है वो अचीव करने में हेल्प करेगी। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है जो 2003 का, वो प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रिसिटी। फिर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी प्रोवाइड्स सेंट्रल फ्रेमवर्क फॉर क्लीन एनर्जी टारगेट्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इन प्रीलिम्स इज गंगा गैलरी एंड पाटलिपुत्र गैलरी ओपन टू पब्लिक एट पटना म्यूजियम। तो पटना म्यूजियम में 2 गैलरी है जो पब्लिक के लिए ओपन की गई है, गंगा गैलरी एंड पाटलिपुत्र गैलरी। तो 26 जुलाई 2025 को चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट किया है पटना म्यूजियम में। अब ही ऑल्सो प्रपोज्ड बिल्डिंग एन अंडरग्राउंड टनल टू कनेक्ट बिहार म्यूजियम एंड पटना म्यूजियम। तो उन्होंने एक अंडरग्राउंड टनल बनाने की भी बात की है जो बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को कनेक्ट कर सके। तो बस इतना ही याद रखें, कौन कौन सी गैलरी, गंगा एंड पाटलिपुत्र गैलरी। की फैक्ट्स की बात करते हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिहार ब्रॉडर एफर्ट टू बूस्ट कल्चरल टूरिज्म एंड हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। और एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन रिमेन्स एक्ट 1958 ये प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स इज एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 टू किक ऑफ एट जोधपुर। तो जोधपुर में एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र स्टार्ट होने वाला है, एडवांसिंग इंडिया सिंगापुर डिफेंस कोऑपरेशन। तो किसके किसके बीच, इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें यही है। और कहाँ हो रहा है, जोधपुर में। अब इसमें देखते हैं कि की हाईलाइट्स क्या है, कि पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन है। इंडियन आर्मीज मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, ये याद मत करना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 42 सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट पार्ट ऑफ 4 सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड। अब 14th एडिशन है ये इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, और पहले और भी एडिशंस हो चुके हैं। ठीक है, 14th नंबर पे। तो आई होप ये क्लियर है प्रीलिम्स वाला टॉपिक। अब हम आते हैं मेंस के 2 एडिटोरियल में। तो हमको 2 टॉपिक्स पे करना है। तो फर्स्ट वन इज, ये वाला टॉपिक तो हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, ये ऑलमोस्ट आपको याद हो गया होगा, क्लियरिंग द एयर ऑन सिटीजनशिप इन बिहार पोल रोल रिविजन। तो अभी आप सभी को इसका वो पता है ना, क्रक्स की क्या हो रहा है, बिहार में इलेक्शंस आने वाले, तो उसके रिस्पेक्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हो रहा है। तो उसके कारण क्या है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स, और बहुत लोगों को ये डर लग रहा है कि उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण उनको फ्रेंचाइज, मतलब जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जिसमें 18 साल के ऊपर के लोग वोट कर सकते हैं, वो उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या न्यूज़ है वो हम देखते हैं। मैंने इसका शॉर्ट में एक डायरेक्शन बनाया है। तो दैट इज़ कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देखेंगे हम क्या होता है, फिर ड्यूटीज़ ऑफ ECI क्या है वो देखेंगे, लीगल प्रोविजंस क्या है इसके रिस्पेक्ट में वो देखेंगे, कंसर्न्स क्या है सिटीजनशिप के अराउंड वो देखेंगे, जुडिशरी ने क्या बोला है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या है, और वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड तो बता दिया है। अब की हाईलाइट्स में देखो कि सिटीजनशिप एज द बेसिस फॉर वोटिंग राइट्स। तो आर्टिकल 326 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अलाउ करता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फिर हाईलाइट हुआ ना कि सिटीजन ऑफ इंडिया वोट कर सकता है, एजेड 18 ईयर्स और अबव टू वोट अनलेस डिस्क्वालिफाइड अंडर लॉ। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। ये क्लियर है। अब लीगल प्रोविजंस में देखते हैं कि जो RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950, वो ले डाउन करता है प्रिपरेशन एंड रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। फिर सेक्शन 16(1)(a) में क्या है RPA के, वो डिस्क्वालीफाई करता है नॉन सिटीजन्स को फ्रॉम वोटर रजिस्ट्रेशन। वैसे 16 क्लॉज 2 है, वो मैंडेट करता है दैट सच नेम्स बी स्ट्रक ऑफ द रोल्स अपॉन डिस्कवरी। फिर सेक्शन 20 है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है रजिस्ट्रेशन टू दोज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी।
मतलब ऑर्डिनरीली जो नॉर्मल रह रहा है वो नहीं कर सकता। फिर सेक्शन 24 है, वो परमिट करता है अपील अगेंस्ट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द रोल। लेकिन इसमें ईसीआई की ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ईसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टू एंश्योर ओनली सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल, और यदि कोई भी एक नॉन सिटीजन का नाम इंक्लूडेड है तो वो फिर गलत बात है। फिर जुडिशियल क्लैरिफिकेशन, एक ज्योति बसु वर्सेस देबाई घोषाल केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट सिटीजनशिप इज मस्ट टू बी एन इलेक्टर और लेजिस्लेटर। यदि आपको एमपी बनना है तो भी, और आपको यदि वोट करना है तो भी, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। A person voluntarily acquiring citizenship of a foreign state or owing allegiance to a foreign country is disqualified under Article 191। तो यदि आप किसी दूसरे कंट्री के लिए एलिजियंस रख रहे हो या कहीं और की कंट्री सिटीजनशिप आपने ले लिया वॉलंटरीली, तो आप फिर वोट नहीं कर सकते। आधार एंड सिटीजनशिप कन्फ्यूजन की बात की जाए तो पोजीशन ऑफ आधार डज नॉट प्रूव इंडियन सिटीजनशिप, ऐसा बोल रहे हैं। फिर इवन अ नॉन सिटीजन में होल्ड एन आधार, क्यों? क्योंकि नॉन सिटीजन के पास भी आधार हो सकता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। आधार एक्ट क्लैरिफाइज दैट आधार डज नॉट कन्फर सिटीजनशिप और राइट ऑफ डोमिसाइल। आधार लिंक्ड इलेक्टोरल रोल एंट्रीज आर वैलिड ओनली व्हेन बैक्ड बाय वेरीफाइड सिटीजनशिप। ठीक है। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्शंस तो बहुत सारे हैं, ये अपन ने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। अब इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन्वॉल्व है, इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है। और इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, यूआईडीएआई की बात की जाए तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट बॉडीज़ भी और इंपॉर्टेंट पर्सनस इसमें इन्वॉल्व हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉलिसिटर जनरल एंड स्पेशल इलेक्शन ऑफिसर्स। ठीक है। अब वे फॉरवर्ड हम कर क्या सकते हैं इसके लिए, तो हम लीगल लिटरेसी पे फोकस करेंगे। अवेयरनेस मस्ट बी स्प्रेड अमंग पॉलिटिकल एक्टर्स एंड सिटीजन्स अबाउट डिफरेंस बिटवीन आधार आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप स्टेटस। फिर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म की बात की जाए तो स्ट्रेंथन करना है मैकेनिज्म्स टू क्रॉस वेरीफाई नेशनैलिटी एट द टाइम ऑफ वोटर एनरोलमेंट। और कंप्लेंट रिड्रेसल की बात की जाए तो प्रॉपर सेफगार्ड्स होना चाहिए इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए। ठीक है। फिर ईसीआई की रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो ग्रांट ईसीआई सो मोटो पावर्स, तो ईसीआई को और ज़्यादा पावर्स दो कि वो खुद से बहुत सारे एक्शंस ले सके। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेट करना है सिटीजनशिप वेरिफिकेशन मॉड्यूल्स को विथ आधार और वोटर आईडी लिंकेज, और जुडिशियल ओवरसाइट रखना है टू अपहोल्ड द प्राइमेसी ऑफ सिटीजनशिप एज अ प्री रिक्विसाइट। ठीक है। आई होप क्लियर है। फिर आती है अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चाइनाज मेगा डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा एंड कंसर्न्स इन इंडिया। तो अभी आप सभी को पता होगा कि चाइना ब्रह्मपुत्रा रिवर पे जो डैम बना रही है अराउंड इंडियाज़ बॉर्डर, मतलब अपनी बॉर्डर के बहुत पास, उससे क्या क्या कंसर्न्स है वो हमको डिस्कस करना है। तो इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है कि ब्रह्मपुत्रा में डैम बन रहा है, उसका कंसर्न्स क्या है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में, वो देखना है। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स और स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट्स क्या क्या हैं और मेजर्स क्या क्या नीडेड हैं, बेसिकली ये डिस्कस करेंगे हम इस आर्टिकल में। तो 19 जुलाई 2025 को चाइना ने स्टार्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन $167 बिलियन डैम का यारलुंग सांगपो, वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को यारलुंग सांगपो बोलते हैं ना, क्लोज टू अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। और इसकी कैपेसिटी है 60,000 मेगावाट और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन जाएगा। इससे कंसर्न्स क्या है अरुणाचल प्रदेश में कि ये कहाँ पे बन रहा है, जो ग्रेट बेंड है ना अरुणाचल प्रदेश में, देखो जैसे मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, ये अपनी ये जैसे ये है अपना, ऐसा अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। ठीक है। ये ऊपर चाइना है, जब ये ब्रह्मपुत्रा आती है तो यहाँ पे ना टर्न लेती है, तो ये वाले रीजन को अपन बोलते हैं ग्रेट बेंड, सिंटेक्शियल बेंड होता है। ठीक है। फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्रा होती है। तो द डैम इज बिल्ड ऑन द ग्रेट बैंड बिफोर द रिवर एंटर्स इंडिया एज द सियांग इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल सीएम पेमा खांडू कॉल्ड इट एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, वार्निंग दैट सडन वाटर रिलीज could destroy the सियांग बेल्ट। तो यदि अचानक से वाटर रिलीज कर दिए तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा। और ये ऑलरेडी ये रीजन सिस्मिकली एक्टिव है, डैम फेलियर वगैरह होगा तो और लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं, अर्थक्वेक के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब आसाम के उससे देखें तो ब्रह्मपुत्रा क्या है, लाइफलाइन है आसाम की, और यदि कोई भी डिस्ट्रप्शन होगा रिवर फ्लो में तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी को, इकोलॉजी को और एग्रीकल्चर को। तो आसाम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने बोला है कि चाइना कंट्रोल्स 30 to 35% ऑफ द ब्रह्मपुत्रा वाटर फ्लो। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है कि MEA हैज़ फ्लैग्ड कंसर्न्स एंड कॉल्ड फॉर कोऑपरेशन, हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग और फ्लड प्रिवेंशन में। अभी तक चाइना अच्छे से डाटा ही शेयर नहीं करती। फिर विक्रम मिस्री जी हैं जो अपने डिप्यूटी NSA, उन्होंने बोला है कि टॉक्स होने चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के विद रिस्पेक्ट टू चाइना। ठीक है। अब मिटिगेशन मेजर्स कौन कौन से डिस्कस किए गए हैं, तो इंडिया को डेवलप बफर रिजर्वायर्स लाइक द अपर सियांग प्रोजेक्ट इन अरुणाचल, तो हम बफर रिजर्वायर्स डेवलप कर सकते हैं। हमको इनलैंड चैनल्स बनाने पड़ेंगे रीडायरेक्ट करने के लिए एक्सेस वाटर इनटू गंगा बेसिन एंड वाटर स्कार्स रीजन्स।
और एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि बायलेटरल डिप्लोमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद चाइना एंड मल्टीलेटरल डायलॉग्स विद भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो हमको बेसिकली इन्वेस्ट करना है रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग, एडवांस्ड रिवर गवर्नेंस और फ्रेमवर्क में। ठीक है, अब अपन आते हैं वे फॉरवर्ड। तो स्ट्रैटेजिक बफरिंग नीडेड है, जो भी हमने बोला कि आप इनलैंड चैनल्स और बफर रिजर्वॉयर्स बना सकते हो। बायलेटरल वाटर ट्रीटी हम कर सकते हैं चाइना के साथ, जैसे कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी की पाकिस्तान के साथ वैसे। और रीजनल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साउथ एशियन लेवल पे। अब इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स, तो हमको स्ट्रेंथन करना है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मैकेनिज्म्स, जिससे कि सीस्मिक और बायोडाइवर्सिटी कंसर्न्स को हम रिड्यूस कर सकें। डिप्लोमेटिक टूल्स यूज़ करना है और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जैसे AI रिवर मॉनिटरिंग सिस्टम्स डेवलप करने हैं। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। अब अपन शाम को मिलते हैं, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के दोनों को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।